friends. मित्रों, I am Arvind Kumar this side, Senior Tax Consultant and Investment Advisor. मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि एवरी ईयर मैं अपने 3 से 4 हज़ार क्लाइंटों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ और उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट हैं वो सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है। इसमें HDFC ग्रुप के एम्प्लॉई हैं, SBI ग्रुप के एम्प्लॉई हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जो फॉर्म 16 आता है, मैं देखता हूँ कि फॉर्म 16 में डबल डिडक्शन क्लेम कर रखी है। एक ही एम्प्लॉई ने HRA का एग्जेम्पशन भी क्लेम किया हुआ है सेक्शन 10 क्लॉज 13A में, और उसने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी क्लेम कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन एज पर इनकम टैक्स लॉ दिस इज पॉसिबल। अब आप बोलेंगे सर जो आदमी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर रहा है वो रेंट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मिलता है वो कैसे क्लेम कर सकता है 2 लाख रुपए तक का जो है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये हो सकता है, और उसके लिए कंडीशन 2-3 हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, आप उस हाउस रेंट प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हैं जहां आप एक्चुअल में उसको आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है, और जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी थी सेक्शन 23(2) में, जो आप जिसका डिडक्शन आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का 24 क्लॉज B में क्लेम कर रहे हो, वो आपकी वैकेंट होनी चाहिए, वो लेट ऑफ नहीं होनी चाहिए, और आप अदर सिटी में रहते हो। मान लीजिए मेरी जॉब है कर्नाटका में, और मैंने जो मकान बनाया वो बनाया मैंने दिल्ली में। अब दिल्ली में जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई सेल्फ ऑक्यूपाइड रहने के लिए, मैंने ये सोचा बैंक से लोन लेके बनाई, पोजीशन कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी बनने के बाद उसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का मैं डिडक्शन क्लेम करता रहा एज पर बैंक सर्टिफिकेट। लेकिन सडनली मेरा ट्रांसफ़र हो गया कर्नाटका। अब कर्नाटका में तो मैं रेंट पे कर रहा हूँ ना, तो कर्नाटका में जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ और वहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है जिसके लिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे HRA भी दे रहा है, तो मैं दोनों बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। बट आपने ध्यान क्या रखना है कि जब आप ITL 2 फाइल करते हैं, मेरे पास बहुत सी क्वेरियाँ आई। हमारे कुछ क्लाइंट हैं, बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं जिनकी सैलरी 1.5 करोड़ से ऊपर है। अब उन्होंने क्या देखा कि जब HRA 2 उन्होंने फाइल किया तो उन्होंने बेसिक पे, स्पेशल अलाउंसेस, HRA अलाउंसेस, वो कंपोनेंट अलग अलग नहीं डाले। और जब अलग अलग नहीं डाले तो आपको पता है HRA का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो 50% ऑफ द बेसिक पे होता है, एंड रेंट पेड लेस 10% ऑफ द बेसिक पे। तो जब सिस्टम ने CPC ने वो रिटर्न प्रोसेस की, तो CPC ने एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न उसकी डिमांड जनरेट कर दी, ये कह के कि आपका जो डिडक्शन है HRA का एग्जेम्पशन है 10 में, वो मैक्सिमम आपका ज़्यादा क्लेम करते इतना बनता नहीं है, और वो एड बैक करके डिमांड निकाल दी हमारी कई क्लाइंटों की। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी आप ITL 2 फाइल करते हैं तो ITL 2 में आपको कंपोनेंट का बाइफिकेशन डालना है। बेसिक पे अलग डालना है, अलाउंसेज अलग डालने हैं, DNS अलाउंसेज अलग डालने हैं, HRA अलाउंस अलग डालने हैं, परकोचिट अलग डालने हैं, फिर एग्जेम्पशन जो सेक्शन 10 में आप क्लेम करेंगे उसका बाइफिकेशन भी डालना है। इस तरीके से आपकी रिटर्न जाएगी, क्योंकि ITL 2 जो भरता है सैलरीड क्लास टैक्स पेयर, वो तब भरता है जब उसकी तनख्वाह 50 लाख से ऊपर हो। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज पर लॉ एक एम्प्लॉई अपना HRA का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकता है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है सेक्शन 24 क्लॉज B में, इन कंटेक्स्ट विद ITL 2, ताकि आपकी डिमांड जनरेट ना हो। थैंक यू।